दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हम उदारवाद, अराजकतावाद तथा फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम उदारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों उदारवाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उदारवाद एक निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है, इसलिए यह न तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है, न किसी एक युग के साथ ये विचारधारा जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें उन सभी दार्शनिकों और विचारकों के विचार शामिल हैं जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र, मध्य युग से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था और चर्च के विशेषाधिकारों का विरोध किया है। तो इस स्थिति में उदारवाद की व्याख्या करना एक कठिन काम है। दोस्तों आप जान लीजिए कि लास्की का कहना है कि उदारवाद की व्याख्या करना या उसकी कोई साधारण सी परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं वरन मस्तिष्क में रहने वाला विचार भी है। दोस्तों उदारवाद एक व्यापक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत शामिल है। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद 19वीं शताब्दी की देन है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। कुछ विचारक या हम में से कई छात्र जो हैं व्यक्तिवाद और उदारवाद को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन उदारवाद व्यक्तिवाद नहीं है, इसे हम व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं मान सकते हैं। व्यक्तिवाद उदारवाद का अभिन्न अंग रहा है क्योंकि ये दोनों विचारधाराएं व्यक्तिगत जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी रही हैं, फिर भी दोनों में काफ़ी अंतर है। सेबाइन का कहना है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी के तीसरे चरण के अंत तक व्यक्तिवाद और उदारवाद में कोई विशेष भेद नहीं था। यह उस समय तक दोनों विचारधाराएं व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थीं और व्यक्ति के हित के स्थान पर समाज के कल्याण पर बाद में जोर दिया जाने लगा और यहाँ तक कि जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करना और उस पर नियंत्रण रखना राज्य का आवश्यक कार्य बन गया था। उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनको जान लेते हैं कि उदारवाद के कौन कौन से मूल सिद्धांत रहे हैं। दोस्तों उदारवाद बहुत सारी विचारधाराओं का संकलन है। इसमें कुछ सर्वमान्य और मौलिक सिद्धांत जो ये हैं कि उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है, ये इतिहास और परंपरा का विरोध करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करता है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है और लास्की भी कहते हैं कि स्वतंत्रता के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि इसका उदय ही समाज के किसी वर्ग या जन्म या धर्म के आधार पर प्राप्त किए गए विशेषाधिकारों का विरोध करने के लिए हुआ था। और उदारवाद जो है वो व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। उदारवादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और इसमें व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास व्यक्त किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उदारवाद के सिद्धांत। दोस्तों उदारवाद लोकतांत्रिक पद्धति में आस्था और विश्वास रखता है और कुल मिलाकर ये अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में आस्था रखता है। अब आइए उदारवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं के लिए उनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उदारवाद निश्चित दर्शन कब बना था? तो उत्तर है उदारवाद 19वीं शताब्दी में एक निश्चित दर्शन बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? तो जॉन लॉक की रचनाओं में। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक और उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है उदारवाद का जनक कौन है? तो जॉन लॉक उदारवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो ये हैं ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके। तीन विचारक हैं, टी.एच. ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके। दोस्तों इनको इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का प्रणेता कहा जाता है।
अगला प्रश्न है उदारवाद के विषय में सही कथन क्या है। तो आप जान लीजिए कि उदारवादियों के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्य है। उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था रखता है और उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग क्या है। तो आप देख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सम्मति यानी सहमति और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सभी उदारवादी संविधानवाद के अभिन्न अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है, किस कारण। तो याद रखिएगा पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विस्तार मानवाधिकारों की रक्षा के कारण हुआ है। अगला प्रश्न एक सही वक्तव्य आपको बताना है कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। तो इसमें क्या ये सही है कि पूंजीवादी राज्य कल्याणकारी राज्य हो सकता है। तो बिल्कुल सही है। ऐसा राज्य जो नागरिकों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं और उनके सामाजिक कल्याण की व्यवस्था करता है उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो एक पूंजीवादी राज्य या कैपिटलिस्ट स्टेट भी एक वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य हो सकता है, ये सही कथन है। अगला प्रश्न है नौ उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो रॉबर्ट नोजिक नौ उदारवाद के प्रवर्तक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों नौ उदारवाद समकालीन विश्व में किस नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। तो ये अहस्तक्षेप की नीति या रोलिंग बैक टू द स्टेट यानी राज्य अपने कार्यों को सीमित कर ले, इस सिद्धांत को लागू करने की बात करता है नौ उदारवाद। तो याद रखिएगा नौ उदारवाद राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र को सीमित करने या पुनः अहस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। एक प्रश्न है सही सुमेलन से। तो देखिए परंपरागत उदारवाद जो है ये आवश्यक बुराई राज्य को मानता है। उदारवादी आदर्शवाद राज्य को आवश्यक भलाई मानता है। हीगलवादी आदर्शवाद ये नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्ति है और मार्क्सवाद राज्य को एक उत्पीड़क संस्था के रूप में मान्यता देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नौ उदारवाद का प्रमुख तर्क क्या है आपको बताना है। तो देखिए नौ उदारवाद मानता है कि बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहृत और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। लेकिन वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। ये जो है नौ उदारवाद का तर्क नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा क्या निवेदन किया गया है आपको बताना है। तो ये है विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता। आप जानते हैं कि उदारवाद का विशेष बल स्वतंत्रता पर है और इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक में कौन नौ उदारवाद से संबंधित है। तो याद रखिएगा हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक ये सभी विचारक नौ उदारवाद से संबंधित हैं। अगला दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि F.A. हेयक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक ये उदारवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। ये विश्वास किससे जुड़ा हुआ है। तो ये नौ उदारवाद से जुड़ा हुआ है जो कि जो बाजार है, अर्थव्यवस्था है, उस पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है। तो ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं और यदभाव्यम या अहस्तक्षेप की नीति जिसे लेसेस फेयर कहा जाता है, एडम स्मिथ ने इसका व्यापक प्रयोग किया था कि आर्थिक क्रियाकलापों में या व्यक्ति के क्रियाकलापों में जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने सरकार के मुख्य रूप से केवल दो कार्य बताए हैं, वो कौन से हैं? एक है राज्य की रक्षा करना और न्याय करना, यानी बाह्य आक्रमण से व्यक्तियों की रक्षा और कानून व्यवस्था, ये केवल दो महत्वपूर्ण कार्य हैं राज्य के, ये अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1776 की कृति है, इसके लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ये एडम स्मिथ का कथन है। यहाँ पर देखिए, फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस में कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो ये हैं फ्रेडरिक लिस्ट। ये माल्थस विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं हैं, जबकि एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ये विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? तो उदारवाद पर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ संपत्ति के जो है अधिकार की मांग की जाती है, और जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को उदारवाद प्राकृतिक अधिकार मानता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को। और उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक कौन हैं? तो जॉन लॉक हैं, क्योंकि उदारवाद की अभिव्यक्ति या उदारवाद के सिद्धांत और विचारों की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम रूप से जॉन लॉक में हुई है, इसी कारण इनको उदारवाद का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो इसमें आप देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आपको इसे जानना चाहिए। देखिए, 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय जे.एस. मिल, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं, और इस कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वो है जो न्यूनतम शासन करे। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ द जॉन लॉक में कहा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया, और लॉक की टू ट्रीटेज ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जिसमें उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अभियांत्रिकी या थियरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग किसने प्रस्तुत किया है? कार्ल जे पापर ने दोस्तों सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद यानी मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म और उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया है? तो कार्ल पापर ने। और आप जानते हैं, एक पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज, ये कार्ल पापर की रचना है। अगला प्रश्न है, उदारवाद की मूल मान्यता क्या नहीं है? तो वो कहता है कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। ये उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है, क्योंकि उदारवाद अधिकारों को प्राकृतिक मानता है और उसके अनुसार व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, और राज्य जो है केवल उनकी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं? तो ये है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, और तीसरा है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, और ये सभी उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। ये कथन किसका है? तो एक महत्वपूर्ण विचारक है, याद रखिएगा, मैकगवर्न का कथन है कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है किसके लिए? तो उदारवाद के विकास के लिए। अगला प्रश्न है कि बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य और सीमित सरकार में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो उदारवाद बुर्जुआ राज्य से नहीं, बल्कि मार्क्सवाद का संबंध बुर्जुआ राज्य से है।
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट और सीमित सरकार ये उदारवाद के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? तो ये उदारवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है, ये कौन है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा जॉन लॉक करता है। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अशांति से छुटकारा पाने के लिए मानव एक ट्रस्ट के रूप में राज्य की स्थापना करता है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कि उदारवाद का मौलिक सिद्धांत वैयक्तिक स्वतंत्रता है, यानी ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। अगला प्रश्न है, मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में है? तो उदारवाद में है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? ये प्रश्न पूछता है, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा, समाज का समाजवादी ढांचा ये समाजवाद का या मार्क्सवाद का तत्व है। स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था ये जो है उदारवाद के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद, व्यावसायिक समूहवाद, श्रेणी समाजवाद और फांसीवाद में कौन राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो ये है उपयोगितावाद, ये राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है? तो उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है सकारात्मक उदारवाद। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा कहाँ होती है? तो ये उदारवाद में। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो दोस्तों, उदारवाद धनवानों का हित चाहता है, क्योंकि ये मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थक है और कभी कभी उदारवाद को पूंजीवाद का वैचारिक आधार भी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार किसे माना है? तो इसमें लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। कौन सा कथन सही है? तो आप जान लीजिए, उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है और ये कथन मैकगवर्न का है। मैकगवर्न का कथन है कि एक विचारधारा के रूप में उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता क्या है? तो आप जान लीजिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार और एक से अधिक राजनीतिक दल, ये उदारवादी राज्य की विशेषताओं में शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है, यानी प्लान्ड इकॉनमी समाजवादी राज्य की विशेषता है, जबकि आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताओं में व्यक्तिक अस्तित्व को पहचान, वैयक्तिक तार्किकता में विश्वास, स्वतंत्रता को प्रमुखता, राज्य साधन और व्यक्ति साध्य है, संवैधानिक और सीमित सरकार, लोकतंत्र को समर्थन, सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता में विश्वास और बहुलवादी समाज, ये आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं। आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है? अगला प्रश्न है, तो उत्तर है समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। अगला प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद परंपरागत उदारवाद से भिन्न क्यों है? क्योंकि ये विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्त रखना चाहता है। ये आधुनिक उदारवाद का जो है मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, सही है। और कारण है क्योंकि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन में जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वो कौन सा राज्य था? तो वो था कल्याणकारी राज्य। और सबसे पहले लॉर्ड बेवरेज रिपोर्ट में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई, जिसमें राज्य को 5 बड़ी बुराइयों के समापन के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी सिद्धांत किस में विश्वास करता है? तो ये मानता है कि राज्य एक माध्यम यानी साधन है।
अगला प्रश्न है गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स और रूजवेल्ट में से किसका ये मत है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये गैलब्रेथ का कथन है। गैलब्रेथ का कहना है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद यानी पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म के जनक कौन है? सीबी मैकफर्सन है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? तो ये हैं एस.एन. आइजेनस्टाट। दोस्तों एस.एन. आइजेनस्टाट जो हैं इन्होंने माना है कि सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है हस्तक्षेप की नीति या लेसेस फेयर किसकी विशेषता है? तो नकारात्मक उदारवाद की। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है किसका? तो आप जान लीजिए कि उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य स्वतंत्रता और समानता दोनों पर बल देता है। तो इसमें उदारवाद स्वतंत्रता और समाजवाद आर्थिक समानता पर बल देता है, इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य इन दोनों से प्रेरित है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो ये T.W. केंट का कथन है, याद रखिएगा। 4 विचारक हैं लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू और J.S. मिल। इसमें कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, इनका सिद्धांत लोकतांत्रिक सामाजिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है और इन्होंने जो है कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो ये हाबमैन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है किसका? उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है किसका? तो उदारवाद और समाजवाद का। एक प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, व्यापक सामाजिक सेवाएं। ये T.W. केंट का कथन है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। तो आप जान लीजिए फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि वर्तमान में जो इतिहास है, इतिहास के संघर्ष थे, उनका अंत हो गया है और पश्चिमी उदारवाद यानी पूंजीवाद की निर्णायक विजय हुई है। उदारवाद के बाद आइए अराजकतावाद या एनार्किज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों अराजकतावाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अराजकतावाद राज्य का विरोधी सिद्धांत है और इसका मानना है कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य स्वतंत्रता है और राज्य की शक्ति उसमें सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि अराजकतावाद के जो समर्थक हैं उनमें ये इस बात पर सहमति है कि राज्य का अंत होना चाहिए। अराजकतावादी विचारक प्रत्येक प्रकार के शोषण से मुक्त होना चाहते हैं और इनका कहना है कि शोषण 3 प्रकार का है। शक्ति के बल पर राज्य द्वारा शोषण, धन के बल पर पूंजीपतियों के द्वारा शोषण और ईश्वर के नाम पर धर्म के द्वारा शोषण। इसलिए अराजकतावादी इन तीनों से मुक्त होना चाहते हैं। अराजकतावादी जो है विचारक ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यानी राज्य गैर जरूरी भी है और बुराई भी है। अराजकता शब्द एनार्की का हिंदी रूपांतर है और ये शब्द ग्रीक शब्द एनार्किया से लिया गया है, जिसका अर्थ है शासन का अंत यानी अब्सेंस ऑफ रूल। तो कुल मिलाकर अराजकतावादी राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं, यानी राज्य रहे ही ना। अराजकतावादी विचारकों में प्रूधो, माइकल बाकुनिन, प्रिंस क्रोपाटकिन और काउंट लियो टॉल्स्टॉय हैं। दोस्तों गांधी जी भी राज्य के बल प्रयोग को समाप्त करने की बात करते थे, इसलिए गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी विचारक कहा जाता है। अब आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो दोस्तों राज्य के सावयविक होने पर आदर्शवादियों का विश्वास था। मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय और बहुलवाद में किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? तो ये है सर्वोदय और इसका विचार गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले किस पुस्तक के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए लिया था? तो जॉन रस्किन की पुस्तक है अन टू द लास्ट, और इस पुस्तक से गांधी जी ने सर्वोदय का विचार लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासन के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है, किस रूप में? तो अराजक, लोकतंत्र या भीड़ के शासन के रूप में। अगला प्रश्न है, किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो दोस्तों थॉमस हॉब्स हैं, इनके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रिंस क्रोपोटकिन, बाकुनिन और गांधी जी तथा सुभाष चंद्र बोस में कौन अराजकतावादी विचारक नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी विचारक नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संपत्ति चोरी है, ये किसने कहा है? तो फ्रांसीसी विचारक प्रूधो का कहना है कि संपत्ति चोरी है, और ये एक अराजकतावादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे, किसकी तरह? तो लियो टॉल्स्टॉय की तरह गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति, आचार, धर्म, मानवता और सत्ता में से कौन गांधी जी की राजनीति के मॉडल का लक्षण नहीं है? तो सत्ता नहीं है, क्योंकि गांधी जी राज्य की सत्ता का हर प्रकार से विरोध करते थे। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार तथा ग्राम गणराज्य में कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना, जिसके हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, भाग नहीं है? तो संसदीय शासन गांधी जी के स्वशासन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत और अहिंसा के सिद्धांत में महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है, क्योंकि गांधी जी ने विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, अराजकतावाद किसके विरुद्ध है? तो आप जान लीजिए कि अराजकतावाद राज्य के विरुद्ध है, और इसमें राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। अगला प्रश्न, वह सिद्धांत जो मानव समाज की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस सिद्धांत को अराजकतावाद या एनार्किज्म कहा जाता है, जो मानव समाज की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। अब आइए फांसीवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, फांसीवाद इटली में सर्वाधिकारवाद का व्यवहारिक रूप है, और फासिज्म शब्द से फांसीवाद बना है। फासिज्म इटालियन भाषा के शब्द फैशियो शब्द से लिया गया है। इसका प्रयोग लकड़ी के गट्ठर और कुल्हाड़ी के लिए किया जाता है। फासिस्टवाद शासन का एक व्यवहारिक रूप है और सिद्धांत कम है, क्योंकि ये पहले व्यवहार में आया और बाद में सिद्धांत बना था। और फांसीवाद की उत्पत्ति इटली में प्रचलित संसदीय प्रणाली के दोषों के कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई थी। और आप जान लीजिए कि फांसीवाद का जनक दोस्तों इटली के मुसोलिनी को कहा जाता है। मुसोलिनी ने 1925 में खुले तौर पर अधिनायकवादी भूमिका अपनाया, और 1926 में उसने पूर्ण रूप से फांसीवादी तानाशाही शासन की स्थापना की थी। फांसीवाद व्यवहार अधिक और सिद्धांत कम है। ये प्रबल राष्ट्रवादी होते हैं, सर्वाधिकारवाद में विश्वास करते हैं, और फांसीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, क्योंकि मुसोलिनी कहता था कि जिस प्रकार स्त्री के लिए मातृत्व है उसी प्रकार पुरुष के लिए युद्ध है। ये फांसीवादी तर्क और विवेक में विश्वास नहीं करते हैं, और स्वतंत्रता और उदारवाद तथा लोकतंत्र के भी विरोधी हैं। और फांसीवाद के सिद्धांतों पर दोस्तों जर्मनी में नाजीवाद का भी विकास हुआ था। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी तथा धार्मिक प्रमुख में से किसने राज्य को एक साध्य और साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो तानाशाह ने। दोस्तों, तानाशाह या डिक्टेटरशिप राज्य को स्वतः साध्य के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है किसको? तो सर्वसत्तावादी राज्य को। अगला प्रश्न है, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया है? तो माओ यानी माओ त्से तुंग ने जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया है।
एक कथन है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं। ये किसने कहा है? तो ये मुसोलिनी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है किसे? तो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या कल्चरल नेशनलिज्म के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध प्रारंभ होता है। ये कथन किसका है? तो ये एडोल्फ हिटलर का कथन है। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता क्या बताई है? तो ग्रामसी ने फांसीवाद को निष्क्रिय क्रांति कहा है और ग्रामसी का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राधान्य या हेजेमनी का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। ये कथन किसे इंगित करता है? तो ये कथन राज्य के सर्वाधिकारवादी राज्य को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये कथन किसका है? तो ये नाजीवाद के प्रवर्तक और जर्मनी के तानाशाह हिटलर का कथन है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। अगला प्रश्न है, हिटलर को किसका राजनीतिक शिष्य कहा जाता है? तो हीगल का, क्योंकि हीगल ने ही एक जो ऐसे आदर्शवादी राज्य की जो है व्यवस्था की थी जिसमें राज्य को सर्वोच्च और सभी कुछ राज्य के अधीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा क्या है? तो ये है मीन कैम्प यानी मेरा संघर्ष। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये था हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन है? हिटलर है। और देखिए अगला प्रश्न है, नाजीवाद, फांसीवाद, लोकतंत्र और अराजकतावाद में हिटलर ने किसकी वकालत की थी? तो हिटलर ने नाजीवाद की वकालत की थी। और नाजीवाद प्रजाति उच्चता में विश्वास करता है, इसका कोई दर्शन नहीं है। दोस्तों ये राष्ट्रवाद और विस्तारवाद तथा युद्ध में विश्वास करते हैं, जबकि नाजीवाद लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का घोर विरोधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। ये कथन किसका है? तो ये केसी वियर का कथन है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध, लोकतंत्र में अविश्वास और व्यक्तिवाद में विश्वास में कौन सी फांसीवाद की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों फांसीवाद व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता है, जबकि एक व्यक्ति की तानाशाही, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध और लोकतंत्र में अविश्वास ये फांसीवाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो फांसीवाद। और अगला प्रश्न है देखिए, फांसीवाद समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही और आज्ञा पालन और अनुशासन में किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो आप जान लीजिए, फांसीवाद सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन मार्क्सवाद करता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद हिंसा, युद्ध, नेता और क्रांति में किसको महिमा मंडित करता है? तो जान लीजिए, हिंसा, युद्ध और नेता को फांसीवाद महिमा मंडित करता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, ये प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में फासिस्ट शब्द का प्रयोग डंडों के समूह के रूप में किया जाता है। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध किसने किया है? फांसीवाद ने। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म बताइए। तो इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद का प्रवर्तन किया था। फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों फासिज्म शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर, और ये शक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है संगठन के। इटली में फांसीवाद के उदय का परिणाम क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसने इटली में लोकतंत्र व्यवस्था पर लोगों का विरोध जाहिर करने के लिए फांसीवाद मुख्य रूप से इससे उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यक्ति के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? तो ये मुसोलिनी का कथन है। देखिए, जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, ये कहना मुसोलिनी का था। अगला प्रश्न है, मेरा कार्यक्रम कार्य है बात नहीं, ये कथन किसका है? तो ये मुसोलिनी का कथन है, क्योंकि वो बात में नहीं बल्कि कार्य में विश्वास करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की है? तो हिटलर ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही शासन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया है?
तो मीन कैंप जो कि हिटलर की आत्मकथा है, इसको नाजीवादी अपना बाइबिल मानते हैं। अगला प्रश्न है, किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वो समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो याद रखिएगा, एल्फ्रेडो रोक्को एक विचारक हैं। इन्होंने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन समाज के राष्ट्रवादी रूप में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो आप जान लीजिए, एलीट क्लास या अभिजात वर्ग द्वारा चलाई जाने वाले शासन में जो है जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन हैं? तो आप जान लीजिए, विचारधारा का अभाव, बुद्धिवाद या मानव विवेक का विरुद्ध, अंतर्राष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, विशिष्ट वर्ग में विश्वास और हिंसा को महत्व तथा समाजवाद और साम्यवाद तथा लोकतंत्र का विरोधी, ये फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है और इसका मानना है कि सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद की विशेषता क्या है? तो ये प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद किस में विश्वास करता है? तो फांसीवाद का कहना है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने नागरिक शास्त्र या सिविक्स के रिमाइंडर श्रृंखला में जो हमने वन लाइनर रिवीजन नोट्स पढ़ा है, इसमें उदारवाद, अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित प्रश्न, ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।